वेलकम टू मोनिका ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड उसकी फीचर्स जो थी वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अगर हमें पहले पता होना चाहिए ना कि जिस चीज़ को हम बता रहे हैं उसको क्या कहते हैं। तो उद्देश्य हमारे क्या होते हैं? ये एक हमारे अंतिम बिंदु हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए एक संगठन की सारे काम किए जाते हैं। उस पॉइंट को हमें अचीव करना है, उसी के लिए हम सारे काम करते हैं। एक मेन सिंपल सा तो पता ही है आप लोगों को क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन उसके अलावा भी हमने कुछ विशेषताओं में भी पढ़ा था कि उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, कुछ हमें ध्यान भी रखना पड़ता है हर लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो हम प्रबंध के उद्देश्यों की अगर हम बात करते हैं तो हमें उन्हें 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसे आप संगठनात्मक उद्देश्य कहते हैं। दूसरा सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा है हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, जो इंसान के खुद के हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संगठनात्मक उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या चीज़ हैं। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो हमारे संगठन से रिलेटेड हैं, जो भी हमारे संगठन में जो भी हमारे फिज़िकल रिसोर्सेज वगैरह हैं, जो उसके अंदर हैं, जो भी उनमें लोग लगे हुए हैं, वो सारे के सारे हमारे इसमें क्या आएंगे, हम उनके उद्देश्य हमने पूरे करने हैं। तो उसमें पहला उद्देश्य हमारा क्या है? जीवित रहना। हम चाहते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो बहुत लंबे टाइम तक चले। जितना ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा उतना ही हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा। दूसरा हमारा क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। ये कॉमन सा ऑब्जेक्टिव है जो हर बिज़नेस लेकर ही चलता है। तीसरा हमारा क्या आ जाता है? विकास। हर बिज़नेस क्या चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, वो डेवलप हो, उसमें लोगों उसकी सेल बढ़े, उसमें उसके वर्कर्स की संख्या बढ़े, जितने वो प्रोडक्ट बना रहा है वो भी बढ़ जाएं, कैपिटल भी भले ही उसमें बढ़ जाए, क्योंकि सारा कुछ बढ़ेगा तो नो डाउट कैपिटल भी तो बढ़ेगी ना। तो वहाँ पे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कहता है कि यहाँ पर फिर हमारे 3 कौन कौन से हुए? एक, बिज़नेस लंबे टाइम तक चले, प्रॉफिट अर्न करता रहे, और तीसरा क्या हो गया हमारा? विकास करता रहे, ग्रो करता रहे। फिर दूसरे टाइप के हमारे ऑब्जेक्टिव्स कौन से आते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में अब हमें क्या देखना है? जो हमारी समाज के प्रति जिम्मेवारियां हैं। समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारियां क्या हैं? हमारी जिम्मेवारियां रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएं, लोगों को काम मिलेगा। लोगों को काम मिलेगा तो क्या हो जाएगा? उससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। पैसा आएगा तो अच्छा वो रहन सहन होगा, तो जीवन स्तर में भी सुधार होगा। और साथ ही साथ हमारा क्या है? वातावरण को दूषित होने से भी हमें बचाना है। ये भी हमारा उद्देश्य है। अभी हमने विशेषताओं में भी पढ़ा था ना ये चीज़, कि उसमें क्या था, हमने विशेषताओं में जब किया था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज़ की, कि हम वातावरण को प्रदूषित ना करें। कैसे हम करते हैं? फैक्ट्रियाँ अपने धुएँ से करती हैं, गंदा पानी फेंक कर करती हैं, तो हमें उनको भी उससे भी बचाना है। तो हम ऐसे ढंग से व्यवसाय करें कि जिससे वातावरण भी हमारा जो है वो दूषित ना हो, आसपास रहने वाले लोग हैं उन्हें किसी भी तरीके की समस्या ना हो। जितने भी संसाधन हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमारा होना चाहिए। अब बात आती है कि तीसरे उद्देश्य कौन से आ जाते हैं हमारे? जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य अब हमारे क्या हैं? जो उनके कर्मचारियों के संबंध में हैं। कर्मचारियों के संबंध में हमारा क्या है? उनको अच्छी वेजेस देना, उनको अच्छा रेमुनेशन देना, काम करने के लिए हमारा अच्छा सा वर्किंग एनवायरनमेंट देना, उनको प्रॉफिट में हिस्सा देना। जब आप उन्हें काम करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट देते हो ना, उनको फैसिलिटीज़ देते हो, तो वो और अच्छा काम करेंगे, और अच्छा काम करेंगे तो आपकी अच्छा प्रोडक्शन होगा तो सेल भी नो डाउट अच्छी होगी। जब अच्छी चीज़ बनेगी तो लोग उसे खरीदेंगे। जितनी ज़्यादा सेल होगी तो अल्टीमेट प्रॉफिट तो आपका ही होगा। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अगर आप उन्हें उनका भी हिस्सा दे देते हैं कि ठीक है हमने तुम्हें सैलरी तो दे ही रखी है, लेकिन अगर हमारे प्रॉफिट्स ज़्यादा हैं आपको हम उसमें भी हिस्सा देते हैं, तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो और अच्छे से मन लगा के काम करते हैं। उन्हें लगता है कि जितना अगर हम कमाएंगे उतना हमें भी तो मिलेगा उसमें से कुछ। तो ये भी उनकी सोच हो जाती है। तो यहाँ पे एक बिज़नेस जो है, एक मैनेजमेंट जो है, उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, और तीसरा क्या हो गया? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इन सभी को वो पूरा करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस क्या है?
उसका क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में प्रबंध का? क्या आपको लगता है? बिल्कुल, प्रबंध का तो बहुत महत्व है। अब तक आप इतना पढ़ चुके हो तो इतना थोड़ा सा तो महत्व आप उसका जान ही चुके हो कि अगर कोई भी बिज़नेस हमारा सफल कब हो सकता है, जब उसके वो अच्छा प्रबंध कर रहा है, उसके पास योग्य प्रबंधक हैं, तभी वो करता है। और एक उसकी डेफिनेशन में से हम ले सकते हैं, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में किया था, कि अगर आप किसी भी काम में से प्रबंध को घटा दो तो शेष कुछ नहीं बचता। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज़ नथिंग, ज़ीरो है ज़ीरो। तो ये इसके इम्पोर्टेंस को ही शो कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहली बात आती है, पहला क्या है, महत्व क्या है, आपके उद्देश्यों में से भी निकल जाते हैं। जो विशेषताएं हैं उनमें से ही आपके महत्व भी बन जाते हैं, सिर्फ हमारा लिखने का ढंग अलग होता है। कैसे आप कर सकते हैं इसको? पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसमें जो हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, इसके माध्यम से हम उसको आराम से पूरा कर सकते हैं। हम घटनाओं का अनुमान लगाते हैं, फ्यूचर में कैसा होगा, उसके लिए योजनाएं बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, काम देते हैं, फिर उनको निर्देश करते हैं, भी ऐसे ऐसे काम करो तुम, है ना, और उसमें हम जो भी है कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो काम सारा हमारा आसानी से हो जाता है। दूसरा क्या आ जाता है कि जो भी हमारे उत्पादन के साधन है उसका अधिकतम उपयोग हो। ये तो मेन है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं लेकिन काम तो हमें बेटर यूटिलाइजेशन करना है। फिर उसमें आगे क्या चीज़ आ जाती है, अब आज के टाइम में अगर हम देखते हैं कि हमारा कंपटीशन कितना ज़्यादा है, तो हमारा इसमें क्या है कि हमें उस कंपटीशन पे भी तो विजय प्राप्त करनी है। कंपटीशन में जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा कंपटीशन भी बढ़ता जाता है, तो तब हमें क्या है, हमें इंटरनेशनल मार्केट तक के उसको सहन करना पड़ता है। तो हम तभी टिक सकते हैं अगर हम अपने कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी और चीप रेट, सस्ते में माल दें, तभी आप कर सकते हैं। और ऐसा कब पॉसिबल होता है, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा हो। फिर आपका आता है बदलते वातावरण के साथ समन्वय सुनिश्चित करना। वातावरण तो हमेशा बदलता रहता है, क्या परिस्थितियाँ एक सी रहती हैं हमेशा? नहीं। आप देख रहे हैं डे बाय डे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। पहले लोग गैस पर खाना नहीं बनाते थे, कैसे बनाते थे? चूल्हे पे बनाते थे। आज भी शायद गाँवों में कई बनाते होंगे। फिर धीरे धीरे स्टोव आया, धीरे धीरे गैस आ गई, अब इलेक्ट्रिक गैस आ गई है, तो हर चीज़, सोलर का आ गया सिस्टम। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हैं। ये मैंने एग्जांपल आपको क्यों दिए हैं, क्योंकि आपकी रूटीन लाइफ से जुड़े हुए हैं, जिनको आप इजीली समझ सकते हैं यहाँ पे आप उसको। तो ऐसा बिज़नेस में होता है कि नई नई आपके पास टेक्नोलॉजी आ रही है बहुत, और तेज़ी से वातावरण बदल रहा है। तो आपने जो माल बनाया है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उतनी क्वांटिटी बनाएं जितनी आप सेल करें। मीनवाइल अगर कोई और चेंजेस हो गए और आपने बहुत ज़्यादा माल बना रखा है तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ना, आपको वहाँ पे उसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। फिर आता है बड़े पैमाने के व्यवसाय का कुशल संचालन सुनिश्चित करना। अब यहाँ पे जितना लार्ज स्केल पे आप काम करेंगे, उसका ऑपरेशन जो उसमें करना है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। 5 M's हो जाते हैं इसमें, मैन, मनी, मटीरियल, मशीन वगैरह करके। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इन सभी जो उत्पादन के साधन हैं इनकी बहुत आवश्यकता है, उसको ध्यान से करें हम काम कब होगा ढंग से, जब उसके लिए आप एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो यहाँ पे उनको पता होना चाहिए कि कौन लोग होंगे, किस तरीके का काम होगा, किस पर्सन की क्या ड्यूटी होगी, कौन ऑफिसर होगा, कौन उसके नीचे काम करेगा। अगर हम एक ऐसी जगह जाएं जहाँ पता ही नहीं है कि कौन बॉस है, कौन नीचे है, तो जहाँ सब सरदार होंगे वहाँ कोई काम नहीं होता। लेकिन जहाँ एक सरदार होगा, उसके नीचे लोग होंगे, तो सब काम होगा। सरदार मीन्स यहाँ पे कि मीन्स एक लीडर, एक बॉस। फिर इसका काम अगला और क्या महत्व है इसका, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे लेबर है, जो हमारे वर्कर्स है, ये उनमें भी अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं। उनको ये बताते हैं कि आपको काम किस तरीके से करना है। काम मालिक, जो श्रमिक हैं वो काम अच्छा करेंगे तो मालिक भी उनसे खुश रहेंगे। मालिक श्रमिक काम कब अच्छा करेंगे, जब मालिक उन्हें अच्छा वातावरण दे रहे हैं, उन्हें अच्छी सैलरीज दे रहे हैं, तो यहाँ पे उन दोनों में कोऑर्डिनेट हो जाता है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, जो भी रिसर्च है, अनुसंधान है, उसको भी इम्पोर्टेंस देते हैं।
ये वहाँ पे भी काम करते हैं कि कितना हमारा विकास हो रहा है, हम अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये उस चीज़ को भी ध्यान में रखता है। और उसी के साथ सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति भी हो जाती है। अभी हमने भी पढ़ा था कि सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? कम रेट में अच्छा माल उपलब्ध करवाना, वर्कर्स को अच्छी सैलरी देना, उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी रखना, उनके जो कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फाई करना, लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाना, ये सब क्या है? सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति है, उसमें भी ये सहायक होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आय में वृद्धि का लक्ष्य पूरा करना। अब इससे क्या हो जाता है कि जब आपकी सेल बढ़ती है, आपकी लागतों में कमी हो जाती है, तो आपकी इनकम में भी वृद्धि होती है। और इनकम में वृद्धि किस कारण हो रही है? ये भी प्रबंध के कारण ही हो रही है। तो अगर हम ये कहें ना कि जो हमारा प्रबंध है, कि अगर कुशल प्रबंध नहीं है हमारा, उसके बिना जो बिज़नेस है हम वो नहीं चला सकते। जैसे कहते हैं ना कि रेत पे जो बना मकान है, क्या वो लंबे टाइम तक खड़ा रह सकता है? नहीं ना, किसी भी टाइम गिर सकता है। तो अगर प्रबंध नहीं है, अभाव में भी जो हमारा व्यवसाय है वो क्या है? रेत पर बने मकान के तरीके से है, वो किसी भी टाइम गिर सकता है। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि बिज़नेस में मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है। दैट्स ऑल।